दोस्तों, इंसान चाहे जितना शातिर बन जाए और इंसान चाहे जितना सोच ले कि वो क्राइम करेगा और क्राइम कभी भी ओपन नहीं होगा, तो वो उसकी गलतफहमी होती है। कभी भी कोई क्राइम छुप ही नहीं सकता है। हर क्राइम का खुलासा होना जरूरी है और होता भी है। आज की जो वारदात है वो इसी चीज पर है कि एक कातिल को ऐसा लगता है कि वो कत्ल करेगा और किसी को पता नहीं चलेगा। वो सारी कोशिशें करता है लेकिन अंत में वो पकड़ा जाता है। तो चले दोस्तों, जानते हैं कि वो केस क्या था और कैसे कातिल पकड़ा जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, वारदात शुरू करूं उससे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें और उसके अलावा वारदात के बारे में आपकी क्या राय है ये जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। तो दोस्तों, ये वारदात है 2021 की। 2021 साउथ दिल्ली की। साउथ दिल्ली में एक इलाका है पालम विहार, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। वहीं पर ही एयरफोर्स स्टेशन पर एज अ अकाउंटेंट श्री कृष्ण स्वरूप इसी पालम विहार में अपने घर में रहते थे और उनके साथ ही उनकी बीवी बबीता और साथ ही उनका बेटा गौरव भी रहता था। रोज की तरह वो सुबह 6 जुलाई 2021 को अपने ऑफिस जाते हैं और जब शाम को डेली रूटीन की तरह वो ऑफिस से घर आते हैं तो देखते हैं कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि नॉर्मली ये होता था कि जब वो घर आते थे डोरबेल करते थे और उसके बाद ही उनकी वाइफ घर का दरवाजा खोलती थी, जिनकी उम्र 52 साल है। लेकिन आज उनके घर का दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही वो दरवाजा अंदर जाते हैं, दरवाजे के देखते हैं कि उनकी जो वाइफ है बबीता, वो खून से लथपथ अंदर पड़ी हुई है। वो भौचक्के रह जाते हैं, उनको समझ नहीं आता वो क्या करें। तभी उनको एकदम से याद आता है कि उनका बेटा भी है जो 27 साल का है। वो अपने बेटे को आवाज लगाते हैं और जब देखते हैं गौरव कोई आवाज नहीं दे रहा है तब वो दूसरे कमरे में देखते हैं। जब वो दूसरे कमरे में जाते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती हैं क्योंकि वाइफ की तरह ही उनका बेटा गौरव भी अंदर कमरे में खून से लथपथ पड़ा हुआ था। इतना था कि वो जोर जोर से चीखने लग जाते हैं। उनकी चीखें सुनकर आस पड़ोस के लोग उनके घर पे आते हैं और घर का मंजर देखकर वो भी चीख निकल जाती है उनके भी मुंह से और साथ ही पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस भी मौके वारदात पर आती है और आकर देखती है घर का मंजर बहुत ही अजीब है। 2 लाशें घर के अंदर पड़ी हुई हैं और साथ ही घर का जो सामान है वो पूरी तरह से बिखरा हुआ पड़ा है। पुलिस दोनों लाशों को अपनी कस्टडी में लेती है और पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इसके बाद घर का पूरा मुआयना करती है और उसके बाद वो श्री कृष्ण स्वरूप से पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन उस समय वो किसी हालत में ही नहीं थे बात करने के। उसके बाद पुलिस अपने तरीके से जांच करने की कोशिश करती है। पुलिस देखती है कि श्री कृष्ण स्वरूप के घर पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। तब उनकी उम्मीद बढ़ जाती है, लेकिन जहां पर डीवीआर रखा होता है, जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि कैमरे का डीवीआर गायब है। मतलब जिसने भी कत्ल किया है वो डीवीआर अपने साथ ले गया है। अब पुलिस को एक चीज समझ में आती है कि ये लूटपाट का मामला है ही नहीं, क्योंकि अगर लूटपाट का मामला होता तो किसी भी अनजान व्यक्ति को ये कैसे पता होता कि सीसीटीवी कैमराज का डीवीआर कहां पर रखा हुआ है और वो डीवीआर अपने साथ क्यों लेकर जाती। तब पुलिस को लगता है कि हो ना हो ये किसी जातीय खुन्नस का या आपसी दुश्मनी का ही कोई कारनामा है। अब पुलिस श्री कृष्ण स्वरूप से पूछताछ करने की कोशिश करती है। उनसे पूछती है कि आपकी कोई दुश्मनी तो नहीं है। बहुत जोर देने के बाद भी श्री कृष्ण स्वरूप ये कहते हैं कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम दोनों पति पत्नी यहाँ पर रहते हैं पालम विहार वाले घर में। बेटा जो है वो कंप्यूटर की कंपनी है एक, वहां पर जॉब करता था बाहर, लेकिन कोरोना में उसकी जॉब चली गई
इस वजह से वो अभी घर पर ही था। बेटी जो है वो यूएसए में मैरिड है और अपनी लाइफ में सेटल है। तो हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अब जब इतना सुनना था तब पुलिस को समझ नहीं आता कि अगर किसी की आपसी दुश्मनी नहीं है तो फिर कौन है जो इतने बुरी तरीके से कत्ल कर सकता है। अब पुलिस जो कॉलोनी के आसपास के सीसीटीवी कैमराज हैं उनको खंगालने की कोशिश करती है। सारे कैमरेज खंगाले जाते हैं और उसके बाद एक कैमरा में 4 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड होता है और उसमें दिखता है कि एक आदमी जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है और ग्रे कलर का कैपरी पहनी हुई है और साथ में सर के ऊपर एक तौलिया सा डाला हुआ है, वो चला जा रहा है और उसके हाथ में डीवीआर जैसा ही कुछ है। अब पुलिस को लगता है कि हो ना हो कातिल यही है। सिर्फ 4 सेकंड के उस वीडियो में वो आसपास पता करने की कोशिश करती है कि इस तरह का कोई आदमी आसपास है, लेकिन उस तरीके का कोई भी इंसान आसपास नहीं समझ आता। तब पुलिस को लगता है कि इस इंसान ने अगर अपना कोई ट्रांसपोर्ट यूज नहीं किया तो इसका मतलब कि उसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया है। अब पुलिस अपना रुख पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ करती है। वो रिक्शे वालों से, ऑटो वालों से, टैक्सी वालों से सबसे पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। वहीं अचानक से एक ई रिक्शा वाला पुलिस स्टेशन आता है और वो कहता है कि जो फोटो आपने न्यूज़पेपर में चलाई हुई है, टीवी पर न्यूज़ में चलाई हुई है, उस तरह के आदमी को मैंने देखा है। तब पुलिस कहती है कैसे और कहाँ? वो कहती है कि उसी दिन एक आदमी मेरे रिक्शे में आकर बैठा था और उसने मुझे एक जगह ड्रॉप करने के लिए बोला था। लेकिन पुलिस पूछती है कि तुम्हें वो आदमी याद कैसे रहा? तब वो रिक्शे वाला बताता है कि मेरे रिक्शे में जब वो बैठा तो उसके कपड़ों पर और उसके हाथों में खून के निशान थे। तो मैंने पूछा भी था कि साहब सब ठीक है, कहीं कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया? इस पर वो कुछ भी नहीं बोलता है और बैठा रहता है। इसके बाद मैं उसको ले जाकर उसकी जगह पर उतार देता हूँ। जब उतारता हूँ तो वो मुझसे पूछता है कि कितने रुपए हुए। मैंने उसको बोला कि 30 रुपए हुए और उसने मुझे एक 20 का नोट दिया और एक 10 का नोट दिया। लेकिन साहब हुआ ये कि उसने जो 10 का नोट दिया था वो फटा हुआ था। तो फिर मैंने उससे बोला कि साहब नोट बदल दो, ये नोट फटा हुआ है, चलेगा नहीं। उसने बोला मेरे पास तो बस इतने ही रुपए हैं, अब मैं क्या करूं? तब मैंने बोला कि साहब मुझे नहीं पता, मुझे मेरे 30 रुपए दे दो। तब वो मुझसे पूछता है कि क्या तुम पेटीएम यूज करते हो? तो मैंने कहा हाँ साहब पेटीएम कर दो, और उसने 30 रुपए मुझे पेटीएम कर दिए। जैसा ही सुनना था पुलिस वालों की आंखें चमक जाती हैं। अब उनकी उम्मीद एक बार बढ़ जाती है। वो उस रिक्शे वाले से कहते हैं कि जिस नंबर पर तुम्हें पेटीएम आया था वो नंबर बताओ। जब उसके मोबाइल से वो नंबर निकाला जाता है और उस नंबर की जांच की जाती है तो पता लगता है कि ये जो अकाउंट है ये अभिषेक नाम के लड़के का है। जब पुलिस को अभिषेक पता चलता है तो पता चलता है कि ये अभिषेक और कोई नहीं है, मरने वाली जो बबीता जी हैं, बबीता जी का भाई का बेटा, मतलब उनका भतीजा है। अब पुलिस को देर नहीं लगती। जब वो अभिषेक नाम सुनते हैं तो उनको समझ आता है कि ये अभिषेक तो वही लड़का है जो मौत के समय से लेकर हर जगह पर मौजूद था। जब पोस्टमार्टम करवाने जा रहे थे वो तब भी मौजूद था, जब पुलिस पूछताछ कर रही थी वो तब भी वहां पर मौजूद था। इतना सुनना था कि पुलिस अभिषेक को गिरफ्तार कर ले जाती है और उसके बाद अभिषेक से पूछताछ की जाती है। ज़्यादा समय नहीं लगता और अभिषेक टूट जाता है और फिर वो बताता है, कहता हुआ ये था कि कुछ समय पहले अभिषेक की बहन की शादी हुई थी और बहन की शादी के लिए उसने अपनी बुआ से 50,000 रुपये उधार लिए थे और एक मोहलत मांगी थी। जब वो मोहलत का समय निकल जाता है तो उसकी बुआ बार बार पैसे लौटाने के लिए बोलती रहती हैं, लेकिन चूंकि कोरोना में अभिषेक की भी जॉब नहीं
लग रही थी, उसकी भी जॉब चली गई थी, तो वो पैसे वापस नहीं कर पा रहा था। इस बात पर वो मोहलत पर मोहलत मांगे जा रहा था। और उसकी जो बुआ है वो अब उसको ताने देने लग गई थी, सुनाने लग गई थी। वो जब भी आता तो उसकी बुआ उसको सुनाती, ताने मारती। इस बात पर वो वैसे ही नाराज था। इसके बाद जिस दिन ये कत्ल हुआ 6 जुलाई को, उस दिन भी अभिषेक आया। उसने घर वालों के साथ बैठकर खाना खाया और गौरव के साथ बैठकर उसने मूवी भी देखी। लेकिन उसके बाद उसकी बुआ ने फिर से वही पैसों वाली बात बोली और साथ ही लौटाने के लिए कुछ बातें भी कह दी। इसके बाद अभिषेक ने गुस्से में डंबल उठाया और डंबल से बबीता के सर पर जोर से वार किया। और उसके बाद वो तब तक वार करता रहा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। और इसके बाद उसने गौरव पर हमला किया और गौरव को भी वो तब तक वार करता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। और इसके बाद उसने डीवीआर लिया और डीवीआर लेने के बाद वो अपने घर चला गया। तो देखा दोस्तों, कैसे एक 30 रुपए ने कातिल को पकड़ा दिया। तो ये थी पूरी वारदात। अब मैं वारदात खत्म करूं उससे पहले यही कहना चाहूंगा कि वारदात के बारे में क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो चले दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें।